गुड मॉर्निंग। बिहार के इस टॉपिक के अंदर हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है बिहार इन व्यू ऑफ फॉरेनर्स, यानी जो विदेश से लोग यहाँ पर आए और उन्होंने जो बिहार को देखा, बिहार को समझा, उसके बारे में उन्होंने अपने बुक्स के अंदर मेंशंस किया है और उसी रेफरेंस पे कुछ क्वेश्चंस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। तो अगर हम लोग पहली पहली चीज़ जो क्राइटेरिया देखें कि आखिर कौन से लोग बिहार आते थे या किसी दूसरे देश के अंदर जाते थे, व्हाट आर द वेरियस पर्पसेस बिकॉज ऑफ विच दे visited the different places of the world. फर्स्ट ऑफ ऑल आइदर दे मे बी एम्बेसडर, वो एम्बेसडर हो सकते थे, राजदूत। कुछ इंटेलेक्चुअल पढ़ने वाले लोग होते थे जो ज्ञान की तलाश में जो है इंडिया आते थे, या फिर ट्रैवलर घूमने के लिए, या फिर व्यापार करने के लिए बिजनेसमैन। तो ये चार तरह के मेन ट्रैवलर्स फॉरेनर्स जो इंडिया आए, आइदर वो क्या थे, तो एम्बेसडर थे या इंटेलेक्चुअल्स, ट्रैवलर और द बिजनेसमैन। आज सबसे पहले जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मैगस्थनीज के बारे में। तो हम लोग मौर्याज डायनेस्टी के फाउंडर हुआ करते थे जिनका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। 305 बीसी के अंदर एक घटना घटी जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर की लड़ाई होती है और सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य काफ़ी आसानी से डिफीट कर देते हैं। और सेल्यूकस निकेटर की एक डॉटर होती है जिसका नाम था हेलेन या फिर कार्नेलिया, और उसके साथ जो है चंद्रगुप्त मौर्य की मैरिज होगी। और उसी के साथ एक फ़िलासफ़र कह लीजिए, एम्बेसडर कह लीजिए, मैगस्थनीज को भी मौर्याज के अंदर, मौर्याज के कोर्ट में भेजा जाता है। तो मैगस्थनीज जो है किसका एम्बेसडर था, सेल्यूकस निकेटर का। 315 एडी, सॉरी बीसी होगा यहाँ पे, उसमें ये आया था। तो ये जिस करेक्ट कर लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। इन्होंने यहाँ पे रहते हुए एक बुक पब्लिश की, लिखी, जिसका नाम है इंडिका। अब ये किताबें जो थी ओरिजिनली तो प्रेजेंट है नहीं, तो कहता है बहुत सारे जो उस समय के हिस्टोरियंस हुए थे, एरियन, प्लूटार्क, उन लोगों ने इस किताब से कुछ चीज़ें लिखी थी और फिर हम लोग रिलेट करके इसको पढ़ते हैं। तो मैगस्थनीज किसका एम्बेसडर था, सेल्यूकस निकेटर का। कौन सी बुक लिखी, इंडिका। और इनके जो अभी के ओरिजिनल इनके बुक हैं वो तो अवेलेबल है नहीं। तो कहते हैं इन्होंने अपनी बुक में लिखा क्या, तो इन्होंने अपने बुक में दो चीज़ों के बारे में लिखा है। एक तो पाटलिपुत्र सिटी के बारे में और दूसरा वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि प्रशासन व्यवस्था कैसे थी उसके बारे में लिखा है। इन्होंने पाटलिपुत्र को अपनी किताब में पॉलीब्रोथा वर्ड से डिनोट किया है और वो बताने की कोशिश करता है कि उस समय भारत का सबसे बड़ा जो है लार्जेस्ट सिटी जो थी वो कौन सी थी, पाटलिपुत्रा, जिसकी लेंथ 9.5 मील, 9.5 मील और ब्रेथ 1.75 मील थी। और ये दो रिवर के कॉन्फ्लुएंस पे बसा हुआ था, गंगा और सोन, ठीक है। और बोलता है वो कि जो वहाँ जहाँ से वो आए थे, सूसा और एक बटाना करके जो है, उनके राज्य से भी, उनके महल से भी, उनसे, उनके शहर से भी काफ़ी बढ़िया जो है शहर जो था वो कौन सी थी आपके पास, तो जो है पटना थी। तो इसके लिए जो है इन्होंने इनकी इस पटना शहर की काफ़ी ज़्यादा जो है तारीफ़ की थी। अब कहता है कि इसके चारों तरफ सुरक्षा के लिए, फॉर द पर्पस ऑफ प्रोटेक्शन, वहाँ पे चारों तरफ पिट हुआ करते थे। पिट मतलब कि जैसे ये आपका एक किला है तो इसके चारों तरफ वो लोग एक गड्ढा बनाते थे और गड्ढा का पर्पस क्या होता था, ताकि सेना जो है डायरेक्टली जो है राजमहल में एंटर नहीं कर सके। इसको इससे कनेक्ट करने के लिए लकड़ी के पुल होते थे जो बाद में खुलते और बंद होते रहते थे। तो कहता है कि इसके अंदर जो वॉल थे उसमें लगभग 64 डोर्स थे, यानी कि 64 डोर थे और 570 मीनारें थी। और 30 मेंबर्स के जो एक ग्रुप हुआ करता था वही इसको क्या करता था, एडमिनिस्टर करता था।
तो कितने लोगों का ग्रुप होता था? तो 30 मेंबर्स का। तो इन्होंने किससे कंपेयर किया था इसको? तो ये जो है सूसा और इकबाताना के महल शहर से कंपैरिजन में बताया था कि उससे भी बढ़िया है ये। जहाँ किला को प्रोटेक्ट करने के लिए चारों तरफ जो थे एक गहरी खाई खोदी गई थी, और वो गहरी खाई का काम ये था कि सेना जो है वो डायरेक्टली वहाँ तक नहीं पहुँच पाए। इनके अंदर प्रोटेक्टिव वॉल में 64 डोर्स थे और 570 मिनारेट्स हुआ करते थे, और पूरा प्रशासन व्यवस्था को वहाँ पे मेंटेन करने के लिए 30 मेंबर्स हुआ करते थे, और ये जो थे डिस्ट्रीब्यूटेड थे 6 समिति के अंदर। तो यानी कि जो टोटल आपके पास 30 मेंबर्स हैं, इसके अंदर जो है 5-5 लोगों के जो है क्या होते थे, 6 समितियां बनी हुई होती थी। अब इनका काम क्या है? तो कहता है एक समिति है वो आर्टिजन्स और जो आपके स्कल्पचर्स वाले लोग होते हैं वो क्या करते थे, मैनेज करते थे। तो इनका काम क्या है आपके पास? तो सबसे पहला समिति जो है वो कारीगर और शिल्पकारों की निगरानी करता था। दूसरी कमेटी थी, उसने क्या किया? तो वो जो है फॉरेनर्स का जो है ध्यान रखते थे कि जो विदेशी थे उनका ध्यान रखा जाता था। तीसरी समिति जो थी वो बर्थ और डेथ यानी कि जन्म और मृत्यु का पंजीकरण करते थे, रजिस्ट्रेशन। उसके बाद चौथी समिति थी तो कॉमर्स और बिजनेस यानी कि व्यापार और धंधे जो थे उनका ध्यान रखते थे। पांचवी समिति जो थी, जो कारीगर बनाते थे सामान उसको सेल करने का काम करते थे। और छठी समिति जो थी वो आपका चुंगी रिलेटेड बिजनेसेस को देखती थी कि जो व्यापारी आ रहे हैं वो प्रॉपर तरीके से टैक्स दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। और एक और काम होता था, ये सारे समिति वाले मिल करके पूरे बिल्डिंग्स के क्लीनिनेस और सिटीज़ के साफ़ सफाई को भी ध्यान देते थे, और इनकी जो पूरी ग्रुप थी उसको हम लोग अस्तानोमयी कहते थे। ठीक है, अष्टनोमयी जो है वर्ड है, ज़रूर ध्यान में रखेंगे। अब दूसरा एक और है डेमोक्लेस, जो आपके कहा जाता है बिंदुसार के दरबार में जो है यूनानी शासक के दूत के रूप में ये काम करता था। तो जो है एक हो गया मेगास्थनीज, दूसरे हो गए डेमोक्लेस। अब मेन जो इम्पोर्टेंट है वो है आपका फाहियान। तो फाहियान जो है बेसिकली 399 AD से 411 AD तक रहता है। बुद्धिस्ट मॉन्क के रूप में फाहियान थे, और वो बुद्धिस्ट लिटरेचर के तलाश में कि जो है उनको जो है यहाँ पे किताबें चाहिए थी जो बुद्ध धर्म से रिलेटेड हो, उसके तलाश में आए थे। ये उस समय वैशाली और पाटलिपुत्र के जो है रास्ते में घूमते हुए आए थे, और कहा जाता है ये पाटलिपुत्र में 3 साल तक रहे थे। इन्होंने बताया था पाटलिपुत्र के बारे में कि महायान और हीनयान के एक एक जो हैं विहार हैं, बहुत ही बड़े विहार। विहार बेसिकली क्या होता है? तो ऐसे प्लेसेस जहाँ पे बुद्धिस्ट मॉन्क रहते हैं उनको विहार कहा जाता है, और एक एक विहार में 600 से 700 मॉन्क्स रहते हैं। इन्होंने अशोक की जो पैलेस थी, महल थे, उस समय तक तो जो है खंडहर बन गया था, फिर भी बताया कि लगता नहीं है कि ये जो महल होगा वो ह्यूमंस के द्वारा बनाया गया होगा। उन्होंने शहर के प्रॉस्पेरिटीज़ के बारे में बताया कि बहुत सारे लोग हैं, सभी लोग सुखी संपन्न हैं, और काफ़ी जो है हारमोनी के साथ और हाई मोरल वैल्यूज़ नैतिकता के साथ ये लोग यहाँ पे रहते हैं, और सभी लोग काफ़ी धार्मिक प्रवृत्ति के हैं। गॉड और गॉडेसेस के रथ यात्रा के बारे में ये बताता है। बुद्ध और बोधिसत्व की जो है शोभा यात्रा के बारे में ये बताता है कि लगभग 20 रथ के साथ जो है शोभा यात्रा निकाली जाती थी। रास्ते में हॉस्पिटल्स थे, सराय रेस्ट हाउसेस थे, और काफ़ी अच्छे तरीके से वो मेंटेन्ड थे। उन्होंने बताया कि बहुत अच्छे अच्छे जो है चिकित्सक और डॉक्टर्स जो है उस समय पाटलिपुत्र में रहते थे, और बहुत दूर दूर से लोग जो है इलाज कराने के लिए आते थे। कहा जाता है फाहियान नालंदा महाविहार भी गए, राजगीर भी गए, और वो जब गिद्धकूट पर्वत है वहाँ पे गए तो काफ़ी इमोशनल होकर के वहाँ पे वो रोने लगते हैं। तो फाहियान के बारे में काफ़ी चीज़ें हैं जो अपने को याद रखनी है।
अब आता है नेक्स्ट आपके पास ह्यान सांग। ह्यान सांग जो है ये हर्षवर्धन के समय में आता है और 14 साल तक जो है इंडिया के अंदर रहेगा, 630 से 644 एडी। और इन्होंने अपनी एक किताब लिखी है जिसका नाम है सी यू की, जिसके अंदर उन्होंने सोशल, इकोनॉमिक और रिलीजियस लाइफ ऑफ पीपल के बारे में बताया है कि यहाँ पे उस समय किस तरीके से सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक ज़िंदगी जो है लोगों के द्वारा जिया जाता था। इन्होंने भी बुद्धिस्ट बहुत सारे पैलेसेस का ट्रैवलिंग किया। नालंदा महाविहार के बारे में ये बताते हैं कि ये काफ़ी हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन था नॉर्दर्न इंडिया का, और इसके अंदर लगभग 8500 जो है स्टूडेंट्स थे और नंबर ऑफ़ टीचर भी 1510 हुआ करते थे। और इन्होंने बताया कि बहुत सारे लोग यहाँ पे डोनेशंस देते थे इन जो है इंस्टीट्यूशंस को चलाने के लिए। यहाँ पे धर्म की पढ़ाई होती थी, ग्रामर की पढ़ाई होती थी, यहाँ पे सेरेंस्टर, आर्गूमेंट्स, मेडिसिन, ठीक है, इन सब चीज़ों की जो है क्या होती थी, पढ़ाई की जाती थी। तर्कशास्त्र जो होता है आपके पास, आर्गूमेंट्स, ठीक है, साइंस के बारे में पढ़ाई होती थी। तो यहाँ पे इसको सही कर लेंगे हम लोग, ये जो है साइंस होगा। तो ये सारी चीज़ें। उसके अलावा मेथड ऑफ एडमिशन जो था वो उतना भी आसान नहीं था कि वहाँ के जो आचार्य होते थे वो इंटरव्यू लेते थे और फिर ही जो है स्टूडेंट्स को वहाँ पे एडमिशन्स जो होता था मिलता था। बाद में इन्होंने बताया कि उस समय, जिस समय ये ह्यान सांग आए थे, उस समय कन्नौज जो था वो मेन सेंटर बन गया था और पाटलिपुत्र जो है अब सिर्फ गाँवों के समूह के रूप में था, यानी कि बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड जगह जो थी पाटलिपुत्रा नहीं थी। तो कन्नौज जो था उस समय का सबसे अच्छा और बढ़िया शहर माना जाता है। तो ये चीज़ें ध्यान में रखेंगे। उसके बाद इत्सिंग है जो 673 के आसपास आता है आपके पास और 692 एडी तक ये रहता है। इन्होंने भी नालंदा महाविहार के अंदर जो है पढ़ाई की थी और ये बताते हैं कि उस समय नालंदा महाविहार में जो है 5000 जो है मॉन्क्स रहते थे और उन्होंने विक्रमशिला महाविहार की भी जो है चर्चा की है इत्सिंग में। धर्मस्वामिन तिब्बत से आए थे, इत्सिंग तो चाइनीज़ ही थे। धर्मस्वामिन कहाँ से आए थे, तो जो है तिब्बत से, किस चीज़ के लिए, पढ़ने के लिए, नालंदा महाविहार में 13th सेंचुरी। और ये तुर्कों के आक्रमण के बारे में अपने को जानकारी देते हैं। फिर आए मुल्ला ताकिया, जो कि जिस समय अकबर का शासन था उस समय मुल्ला ताकिया जो है आपके बिहार की यात्रा पे आते हैं, जो कि जौनपुर से बंगाल तक की यात्रा करते हैं। इन्होंने भी जो लिखा है वो पूरे तरीके से तो उपलब्ध नहीं है, लेकिन उन्होंने बेसिकली किस एरियाज़ के बारे में लिखा था, तो दरभंगा के बारे में लिखा था। फिर आते हैं एक अब्दुल लतीफ़ जी, जो कि ईरानी ट्रैवलर्स थे, 1600 ईस्वी के आसपास ये आए थे। और जब ये आगरा से राजमहल जा रहे थे तो जो है इन्होंने बहुत सारे जगहों के बारे में जो है बताया था, ठीक है, कि इन्होंने बताया कि सासाराम था आपके पास, पटना था आपके पास, मुंगेर था आपके पास, राजमहल थे, ठीक है, चौसा, ठीक है, चालीसा नहीं होगा वो चौसा होगा। तो जो है चौसा के बारे में इन्होंने बताया था, ठीक है। तो ये सारे इलाके जो थे आपके, जिसके बारे में अब्दुल लतीफ़ अपने को जानकारी देते हैं। उसके अलावा इन्होंने वहाँ पे उपलब्ध बिल्डिंग्स के बारे में बताया था अपने को, पर्सन, सिटीज़, सब के बारे में बताए थे। उसके बाद आता है मोहम्मद सादिक, ये भी ईरानी ट्रैवलर्स थे, 1619 से 20 के बीच में आएंगे और इन्होंने भी पटना की सुंदरता के बारे में बताया है। और इन्होंने एक किताब लिखी है सुबह सादिक, जिससे अपने को काफ़ी जानकारी मिलती है। फिर आए मुल्ला बहानी, ठीक है, ये भी ईरानियन उलेमा थे एक, जो मुर्शिदाबाद, राजमहल, भागलपुर, मुंगेर, पटना, सासाराम, इन सब इलाकों में ये ट्रैवल करते हैं, जो कि व्यापार के बारे में, आर्टिजन्स और रेस्ट हाउसेस, सराय, इन सब के बारे में बताते हैं। इन्होंने बताया कि पटना जो है उस समय रिलीजियस, एजुकेशनल और कल्चरल लाइफ के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट जगह थी।
और पटना को इन्होंने जन्नत उल हिंदू के नाम से जो है लिखा है अपने जो है ट्रैवेलॉग के अंदर। ये अज़ीम शहज़ादा अज़ीम के बारे में बताते हैं और उसी से रिलेटेड अज़ीमाबाद की स्थापना के बारे में बताते हैं। सैफ़ खान के मदरसा के बारे में बताते हैं कि बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पे पढ़ने के लिए आते थे और इन्होंने जो किताब लिखी है वो है मिरतुल आवाज़। तो ये चीज़ें जो है हम लोग क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे। फिर आता है आपके पास मिरतुल अहवाल। यहाँ पे नाम थोड़ा सा सही करेंगे इसको, मिरतुल अहवाल जो है नाम है आपका, ठीक है। रॉल्फ फिच जो है आपके पास आते हैं 1585 से 87 के बीच में। इंग्लैंड के रहने वाले थे, ठीक है। पहले यूरोपियन जो बिहार आए थे उन्होंने यहाँ के शहर, सड़कों और गलियों और बाज़ार के बारे में अपने को जानकारी दी और ये बताते हैं कि यहाँ के लोग मिट्टी खोद करके जो है सोना निकालने की कोशिश करते थे। तो यहाँ पे क्लॉथ्स, ओपियम, शुगर इंडस्ट्रीज़, ये सारी चीज़ें काफ़ी डेवलप्ड फॉर्म में थी। लेकिन इन्होंने बताया कि यहाँ की औरतें जो थी वो काफ़ी ज़्यादा अंधविश्वास में विश्वास करती थी। तो रॉल्फ फिच के बारे में भी ध्यान रखेंगे हम लोग। फिर आए पीटर मुंडी, शाहजहाँ के समय में 1628 से 34 के बीच में, और ये पटना में आए थे 1632 के अंदर। और ये जो है उस समय के जो है सामंत जो थे, फ्यूडल लॉर्ड्स, उसके लाइफ स्टाइल के बारे में बताते हैं। उनके मनोरंजन के क्रियाकलाप के बारे में बताते हैं। एक मयूर पंखी जो है एक तरह की बोट होती थी, काफ़ी सजाया हुआ होता था, उसके बारे में ये बताते हैं कि पटना जो है उस समय का इंटरनेशनल सेंटर ऑफ ट्रेड हुआ करता था, जो कि मंगोल, अर्मेनियन और ईरानी लोग भी यहाँ पे व्यापार करने के लिए आते हैं। इन्होंने भी सैफ खान के सराय के बारे में अपने को बताया है। फिर आए मैनरिक, जो कि 17वीं सेंचुरी में आए थे। उस समय इन्होंने बताया कि पटना की पॉपुलेशन जो है लगभग जो है कितना है, तो 2 लाख के आसपास इन्होंने बताया है। अब कहता है कि यहाँ पे इन्होंने बताया कि काफ़ी बड़ी बड़ी भव्य इमारतें हैं, यानी बिल्डिंग्स हैं, मॉस्क है, सराय है, लोग जो हैं काफ़ी खुश हैं, ठीक है। और काफ़ी बड़ा जो है ये व्यापार का केंद्र था, सेंटर ऑफ ट्रेड्स। और कॉटन की जो क्लॉथ्स थी वो ईरान और सेंट्रल एशिया जो है भेजी जाती थी। तो मैनरिक ने इन सब चीज़ों के बारे में बताया। फिर जो है एक अंग्रेज़ ट्रेडर आए जिनका नाम था जॉन मार्शल। ये जो है व्यापारी भी थे और साथ ही साथ डॉक्टर भी थे, और इन्होंने पटना के एस्टेब्लिशमेंट के बारे में बताया कि और पटना के अंदर लोग सब जो रहते थे उनके लाइफ स्टाइल के बारे में, डॉक्टर, म्यूजिशियन, फ़कीर, इन सब के बारे में। और इन्हीं के समय में 1617 1671 में फ़माइन आता है, और जिसके वजह से चीज़ों की जो प्राइस थी वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ होती चली जाती है। तो जैसे कि 4 से 5 रुपीज़ पर जो है 40 केजी जो है राइस का दाम हो गया था। 2.5 रुपये में 40 किलो वीट मिलते थे, और इतना ज़्यादा जो है यहाँ पे फ़माइन था, भूख की स्थिति थी कि लगभग 1.5 लाख पीपल जो है इसमें मरे थे, ऐसा जॉन मार्शल कहते हैं। फिर एक आया मनुची, जो इटालियन था, शाहजहाँ के जो है काल के अंदर ही ये यहाँ पे आता है, जो कि ट्रेड और कॉमर्स के बारे में बताएगा। फिर एक ट्रेवर्नियर थे जो 1665-66 में आए थे, फ्रेंच थे ये, जो कि यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन और टैक्सेशन यानी कि प्रशासन और करा व्यवस्था के बारे में बताते हैं। और ये बताते हैं कि डच लोग जो है यहाँ से सॉल्ट पीटर का काफ़ी ज़्यादा ट्रेड करते हैं। इन्होंने अर्मेनियन ट्रेडर से मुलाकात करी। भूटान, असम, त्रिपुरा के साथ व्यापार होता है, इसकी चर्चा भी ट्रेवर्नियर जो है करते हैं। लास्ट एक है बिशॉप हीवर, जो इंग्लिश प्रिस्ट थे, जो 1824 के अंदर पटना आते हैं, और राजमहल, भागलपुर, पटना, दानापुर के इलाके में ये ट्रैवल करेंगे, और ये यहाँ के रिलीजियस और सोशल लाइफ के बारे में जो है बताते हैं। थैंक यू। ट्राई टू रिमेंबर ऑल दीज।